हम सब आज हिंदी में बात करते हैं, लिखते हैं, बहस करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये भाषा जो कभी ज्यादातर कविता तक ही सीमित थी, विचारों का इतना शक्तिशाली माध्यम कैसे बन गई? आज की कहानी उसी शख्स के बारे में है जिसने इस बदलाव की नींव रखी। तो आखिर कौन था इस बदलाव के पीछे? चलिए पता करते हैं। इसके पीछे एक ऐसे इंसान का हाथ था जिसकी कलम में सच में इस समाज को बदलने की ताकत थी। और ये है वो शख्स, बालकृष्ण भट्ट। उनका जन्म हुआ 1844 में। जरा सोचिए, ये वो दौर था जब भारत एक बहुत बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलाव से गुजर रहा था, और भट्ट ने अपनी कलम को, अपनी राइटिंग को इसी बदलाव की आवाज बना दिया। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर उन्हें आधुनिक हिंदी का जनक यानी एक फादर फिगर क्यों माना जाता है। भट्ट जी उस समय के लेखक थे जिसे हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। मतलब ये वो टाइम था जब हिंदी साहित्य, आप कह सकते हैं, अपनी मॉडर्न पहचान बना रहा था। उन्होंने ही हिंदी को सिर्फ कविताओं से बाहर निकाला और आम लोगों की बातचीत, उनके विचारों की भाषा बनाया, जिसे हम गद्य या प्रोज कहते हैं। उनका मकसद सिर्फ लिखना नहीं था, उनका मकसद था भाषा के जरिए समाज में एक असली बदलाव लाना। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इस मिशन की शुरुआत हुई कैसे? उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली? ये उनकी जिंदगी के कुछ अहम पड़ाव हैं। इलाहाबाद में जन्म हुआ, एक टीचर के तौर पर करियर शुरू किया, और फिर 1877 में उन्होंने वो काम शुरू किया जो उनकी पहचान बन गया, हिंदी प्रदीप पत्रिका। और ये सिर्फ एक पत्रिका नहीं थी, ये तो एक मशाल थी, एक टॉर्च बेरर। उनकी प्रेरणा, पता है, उनकी माँ पार्वती देवी थी, जिन्होंने उनमें साहित्य का शौक जगाया। उन्हें संस्कृत की बहुत गहरी समझ थी, जिसने उनकी भाषा को एक मजबूत आधार दिया। और फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र के आंदोलन ने उन्हें एक दिशा दे दी। हालांकि आर्थिक समस्याएं हमेशा रहीं, लेकिन साहित्य के लिए उनका जुनून, उनका पैशन कभी कम नहीं हुआ। तो चलिए अब बात करते हैं उनके सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली काम की, उनकी पत्रिका हिंदी प्रदीप। इसे सिर्फ एक पत्रिका कहना ठीक नहीं होगा, ये अपने आप में एक पूरा आंदोलन था। 33 साल, पूरे 33 इयर्स। सोचिए, सिर्फ ये एक संख्या ही उनके समर्पण और प्रतिबद्धता को बताने के लिए काफी है। जरा सोचिए, 33 सालों तक हर महीने एक ऐसी पत्रिका निकालना जिसमें सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बिना किसी डर के बिल्कुल खुलकर लिखा जाता हो। हिंदी प्रदीप ने ही बालकृष्ण भट्ट को घर घर तक पहुंचा दिया था। ये पत्रिका न कई मोर्चों पर काम कर रही थी। ये समाज की आलोचना करती थी, नए विचारों को मंच देती थी, और लोगों की सोच को, यानी पब्लिक ओपिनियन को आकार देती थी। भट्ट जी ने अपने ज्यादातर बेहतरीन निबंध इसी पत्रिका के लिए लिखे थे। लेकिन हिंदी प्रदीप ही सब कुछ नहीं था। इसके अलावा भी भट्ट जी का साहित्यिक योगदान बहुत बड़ा और काफी विविध था। चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। उन्होंने उपन्यास लिखे, नाटक लिखे, निबंध लिखे, मतलब हर विधा में अपनी छाप छोड़ी। उनके उपन्यास जैसे नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान आज भी प्रासंगिक माने जाते हैं, और उनके लगभग 1000 निबंध, ये उनकी वैचारिक गहराई को दिखाते हैं। देखिए, भट्ट जी का लेखन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बाल विवाह जैसे नाटक लिखकर समाज की बुराइयों पर सीधा प्रहार किया। वो मानते थे कि साहित्य सामाजिक सुधार का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। तो इन सब के बाद आखिर भट्ट जी हमारे लिए क्या छोड़ कर गए? उनकी विरासत क्या है? उन्होंने हिंदी में एक नई चीज शुरू की, व्यावहारिक आलोचना, यानी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी किताब को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना कि वो अच्छी है या बुरी, बल्कि ये समझना कि वो किताब हमारे समाज पर, हमारी सोच पर क्या असर डाल रही है। ये एक बिल्कुल नया नजरिया था। और इस बात को माना है एक बहुत बड़े आलोचक रामविलास शर्मा ने भी। उनका ये कहना भट्ट जी के योगदान को बहुत खूबसूरती से बयां करता है कि उन्होंने साहित्य को जीवन की कसौटी पर परखा। तो सबसे अहम बात यही है कि भट्ट ने साहित्य को कुछ गिने चुने पढ़े लिखे लोगों के दायरे से निकाला और उसे आम आदमी की आवाज बना दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि साहित्य सच में समाज को जगाने और आगे बढ़ाने का एक बहुत शक्तिशाली माध्यम हो सकता है। और यही बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है।
जिस तरह भट्ट ने अपने समय में साहित्य का इस्तेमाल किया, क्या आज के दौर में, आज के समय में साहित्य की वैसी ही कोई भूमिका है? इस पर सोचना जरूरी है।